students, welcome to SST So Simple Tutorial। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा? सबसे पहले हम लोगों ने ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड के बारे में जाना। फिर हम लोगों ने देखा कि फ्रेंच कॉलोनी से स्लेवरी सिस्टम को कैसे समाप्त किया गया। आज का टॉपिक है रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। सो ओपन पेज नंबर 22 और हाथ में एक पेंसिल भी रख लें। रिवॉल्यूशन तो चेंज लाने के लिए ही होता है। तो जब 1789 में रिवॉल्यूशन हो गया तो उसके बाद क्या फ्रांस के बच्चे, महिलाओं और पुरुष के जीवन में चेंजेस आए? रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने लॉ बनाकर लिबर्टी और इक्वालिटी के आदर्शों को लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने की कोशिश की। ओल्ड रेजिम में क्या होता था? ओल्ड रेजिम में सारे रिटन मटेरियल जैसे बुक्स, न्यूज़पेपर्स आदि को राजा के सेंसर अधिकारियों के द्वारा पास किए जाने के बाद ही पब्लिश किया जाता था। उसी तरह कल्चरल एक्टिविटीज भी जैसे नाटक तभी परफॉर्म किए जाते थे जब सेंसर के अधिकारी उसे पास कर देते थे। फॉल ऑफ बास्टिल के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई वो थी एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। सबसे पहले ये समझते हैं व्हाट इज सेंसरशिप। इट इज ए कंडीशन अंडर विच द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज टेकन अवे। इसमें लोगों के बोलने की या कहिए अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होती है। सिटीजन हैव टू टेक प्रायर परमिशन फ्रॉम द सेंसर अथॉरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट फॉर मेकिंग ए स्पीच और पब्लिशिंग न्यूज एंड व्यूज। कुछ भी बोलने या छापने से पहले सरकार के सेंसर अधिकारियों से इजाजत लेनी होती है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी जानकारी या सूचना को लोगों तक पहुंचने से रोकने के लिए किया जाता है। सेंसरशिप आमतौर पे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक फीचर होता है, ये जान लीजिए। तो वापस आते हैं। राजा तो उसी चीज को लिखने या छापने की इजाजत देगा ना जो उसको सुनने में अच्छा लगे, ऐसा मटेरियल जिसमें उसका गुणगान हो। अब कोई बात या रिटन मटेरियल ऐसी हो जो राजा की आलोचना करता है या उसकी पॉलिसी का विरोध करता है, या कोई ऐसी चीज जिसे जानने पर लोग राजा के खिलाफ बगावत कर दें, तो राजा उस मटेरियल को बोलने या छापने की इजाजत देगा क्या? नहीं देगा ना। स्टूडेंट्स, आपने क्लास 8 में एक ऐसे ही कानून के बारे में पढ़ा था जिससे ब्रिटिशर्स ने हमारे उन न्यूज़पेपर्स पर लगाम लगाने की कोशिश की थी जो ब्रिटिश सरकार की आलोचना किया करते थे। याद आया कुछ? तो आप उसका नाम नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएं। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन से एक बहुत ही बढ़िया चीज लोगों को मिली, वो थी फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलते ही फ्रांस के शहरों में अखबारों की, किताबों की और प्रिंटेड पिक्चर्स की बाढ़ सी आ गई। दे ऑल डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कस्ड द इवेंट्स एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन फ्रांस। इनमें फ्रांस में जो कुछ घट रहा होता था, जो चेंजेस आ रहे होते थे, उनका पूरा विवरण देखने को मिलने लगा। फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब यह भी तो था ना कि किसी घटना पे ऑपोजिंग व्यूज भी व्यक्त किए जा सकें। जब आप न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ पढ़ते हैं तो आपके मन में कुछ विचार आते हैं, आप उस बात पर रिफ्लेक्ट करते हैं। कोई दूसरा आदमी भी उस न्यूज़ को पढ़ता है, वह भी अपनी बात रखता है जो हो सकता है कि पहले वाले आदमी के विचार से मेल ना खाते हों। तो इस तरह लोगों को दोनों व्यूज जानने को मिल जाते हैं। तो प्रिंट के माध्यम से क्या हुआ? एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सहमत कराने की कोशिश की। तो अब यह सब कुछ होने लगा। पर यह सब तो पढ़े लिखे लोगों के लिए हुआ ना। जो पढ़े लिखे नहीं थे उन लोगों ने इस स्थिति का फायदा कैसे उठाया? तो ऐसे लोगों के लिए नाटकों का मंचन किया जाने लगा। वे नाटक देखने के लिए बड़ी संख्या में जाने लगे। वे नाटक देखकर खुश होते और उनकी समझ भी डेवलप होने लगी। संगीत के कार्यक्रम आयोजित किए जाने लगे, उनके माध्यम से भी घटनाओं को व्यक्त किया जाने लगा।
इसी तरह त्योहारों के जुलूस में भी लोग बड़ी संख्या में जाने लगे। इससे यह हुआ कि वे लिबर्टी या जस्टिस के बारे में जो कुछ फिलोसफर्स लिखते थे उसे समझने का और उनसे जुड़ने का मौका मिला। तो इस तरह रिवॉल्यूशन ने एवरीडे लाइफ को प्रभावित किया। हाउ डिड द रिवॉल्यूशन अफेक्ट द एवरीडे लाइफ ऑफ द फ्रेंच पीपल? डिस्कस। इसे आप तैयार कर लें, ठीक है। अब हम डायरेक्टरी के बाद नेपोलियन के बारे में बहुत थोड़े में डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस लेसन को खत्म करेंगे। तो कन्वेंशन का अंत 1795 में हो गया। कन्वेंशन के बाद आया डायरेक्टरी का शासन। डायरेक्टरी ने 1795 से 1799 तक लगभग 4 साल तक शासन किया, पर वो फ्रांस को एक मजबूत और अच्छी सरकार देने में असफल रही। कहा जाता है कि डायरेक्टरी के मेंबर्स इनएक्सपीरियंस थे, इनकेपेबल थे और करप्ट भी थे। लेजिस्लेटिव काउंसिल से भी उनका तालमेल का अभाव रहता था। अक्सर उनका झगड़ा काउंसिल से हो जाता था और काउंसिल्स उन्हें बर्खास्त कर देती थी। फ्रांस की जनता भी डायरेक्टरी से तंग आ चुकी थी। अंत में नेपोलियन ने डायरेक्टरी के शासन का खात्मा कर दिया। 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। नेपोलियन ने कई कानून बनाए। उसने प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कानून बनाए। उसने यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स बेस्ड ऑन डेसिमल सिस्टम लागू किया, मतलब माप तौल में मीटर, लीटर, किलोग्राम लागू किए। He was a brilliant general and he used his army to conquer all the neighboring countries. उसने पड़ोस के देशों में विजय यात्राएं शुरू की। वह जिन देशों को पराजित करता, वहां के राजवंशों को हटा देता और वहां अपने रिश्तेदारों को वहां का शासक नियुक्त कर देता। पर वह उन देशों में उन सुधारों को भी लागू करता जिन्हें फ्रांस में लागू किया जा चुका था। शुरू में लोगों को यह सब अच्छा लगा। लोग उसे लिबरेटर के रूप में देखने लगे। लिबरेटर मतलब ए पर्सन हु लिबरेट्स, यानी कि मुक्तिदाता। लोगों को लगता था कि नेपोलियन उन्हें फ्रीडम दिलाएगा, पर उनका भ्रम जल्दी ही दूर हो गया। वे उसकी सेना को हमलावर मानने लगे। अंत में 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन की हार होती है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो हो गई, पर उसने विरासत में हम लोगों के लिए क्या छोड़ा? उसने विरासत में हमें क्या दिया? तो वह है आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। यही विचार 19वीं सेंचुरी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले, जिसके चलते वहां फ्यूडल सिस्टम खत्म हुए। हमारे देश भी इन विचारों से अछूता नहीं है। रिवॉल्यूशनरी फ्रांस में उपजे इन विचारों से टीपू सुल्तान और राजा राममोहन रॉय ने भी प्रेरणा ली। तो इसी के साथ आज का क्लास खत्म करते हैं और इसी के साथ यह लेसन भी खत्म होता है। अब समय है इस पार्ट से प्रोबेबल क्वेश्चंस देखने का। स्टूडेंट्स, नाउ यू शुड बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस। 1. What changes people witnessed in everyday life after the revolution of 1789 in France? 2. Where was Napoleon defeated? 3. Name 2 Indians who responded to the ideas coming from revolutionary France. So students, in the next class we will meet with a new lesson. Till then, keep reading and have a nice time. Thank you.